कामयाब ट्रेडर कैसे बने? अध्याय 1 ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडर बनने की शुरुआत। ट्रेडिंग का अर्थ है किसी वित्तीय साधन जैसे शेयर, मुद्रा, कमोडिटी या डेरिवेटिव को कम समय में खरीदना और बेचना, ताकि कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से लाभ कमाया जा सके। यह निवेश इन्वेस्टिंग से अलग है, जहां लंबी अवधि के लिए संपत्ति को पकड़ा जाता है। ट्रेडिंग में समय सीमा छोटी होती है, कुछ सेकंड से लेकर कुछ हफ्तों तक, और इसमें तेज निर्णय लेने की क्षमता आवश्यक होती है। एक कामयाब ट्रेडर बनने की यात्रा की शुरुआत। हर सफल ट्रेडर की शुरुआत सीखने से होती है। बाजार में उतरने से पहले निम्नलिखित आधारभूत बातें समझना अनिवार्य है। बाजार कैसे काम करता है, मांग और पूर्ति, मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधन, इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, ब्रोकर खाता खोलना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑर्डर के प्रकार, मार्केट लिमिट, स्टॉप लॉस। शुरुआत हमेशा छोटी पूंजी और डेमो पेपर ट्रेडिंग से करना ज्यादा सुरक्षित होता है। ट्रेडिंग बनाम जुआ, एक स्पष्ट अंतर। बहुत से नए लोग ट्रेडिंग को जुए की तरह समझते हैं, परंतु यह एक बड़ी भूल है। जुए में परिणाम पूरी तरह संयोग पर आधारित होता है, जबकि ट्रेडिंग में सांख्यिकी, संभावनाओं, प्रोबेबिलिटी और अनुशासित प्रक्रिया का उपयोग करके निर्णय लिए जाते हैं। एक कामयाब ट्रेडर हर ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि समय के साथ सकारात्मक प्रत्याशा, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी बनाने पर ध्यान देता है। शुरुआती लक्ष्य क्या होना चाहिए? नए ट्रेडर का पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा न खोना और एक मजबूत प्रक्रिया सीखना होना चाहिए। पहले 6 महीने से 1 साल तक का समय शिक्षा, अभ्यास और छोटी पूंजी के साथ प्रयोग करने में लगाना चाहिए। इस दौर में मानसिकता, अनुशासन और जोखिम नियंत्रण की आदतें बनती हैं, जो आगे चलकर लंबी अवधि की सफलता की नींव बनती हैं। बाजार में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। पहले सीखो, फिर कमाओ। अध्याय 2 सही मानसिकता, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में सफलता का लगभग 80% हिस्सा मनोविज्ञान पर निर्भर करता है और केवल 20% तकनीकी ज्ञान पर। कई ट्रेडर सही रणनीति जानते हुए भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे अपनी भावनाओं, डर, लालच, उत्साह और अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाते। डर और लालच का प्रभाव। डर ट्रेडर को सही समय पर ट्रेड लेने से रोकता है या मुनाफे में चल रही पोजीशन को जल्दी बंद करने पर मजबूर करता है। दूसरी ओर लालच ट्रेडर को जरूरत से ज्यादा पोजीशन साइज लेने, स्टॉप लॉस हटाने या लगातार नई ट्रेड खोजने के लिए उकसाता है। इन दोनों भावनाओं को पहचानना और उन्हें एक स्पष्ट योजना के माध्यम से नियंत्रित करना जरूरी है। भावनात्मक अनुशासन बनाने के तरीके। हर ट्रेड से पहले एक लिखित योजना बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। नुकसान होने पर बदला लेने की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग से पूरी तरह बचें। एक दिन में अधिकतम नुकसान की सीमा, डेली लॉस लिमिट, पहले से तय करें। ध्यान, मेडिटेशन, पर्याप्त नींद और शारीरिक स्वास्थ्य का ट्रेडिंग प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ता है। हर परिणाम को व्यक्तिगत रूप से न लें, हार और जीत प्रक्रिया का हिस्सा है। FOMO और ओवर ट्रेडिंग से सावधानी। FOMO यानी कुछ छूट जाने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेडरों को बिना ठोस कारण के बाजार में कूदने पर मजबूर करता है। यह अक्सर तब होता है जब कीमत तेजी से बढ़ रही होती है और ट्रेडर बिना विश्लेषण किए पीछे पीछे एंट्री ले लेता है। इसी तरह ओवर ट्रेडिंग यानी जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेना, अक्सर बोरियत, हाल के नुकसान की भरपाई की कोशिश या अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण होती है। दोनों ही आदतें खाते को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं।
आत्मजागरूकता की भूमिका। एक कामयाब ट्रेडर नियमित रूप से अपनी मानसिक स्थिति का आकलन करता है। यदि वह थका हुआ, गुस्से में या तनाव में है तो उस दिन ट्रेडिंग से दूर रहना ही बेहतर निर्णय होता है। आत्मजागरूकता विकसित करने से ट्रेडर अपने पैटर्न और कमजोरियों को पहचान पाता है, जिससे समय के साथ उसका व्यवहार अधिक अनुशासित और स्थिर बनता है। अध्याय 3, ट्रेडिंग के प्रकार और बाजार की समझ। अपनी जीवन शैली, समय की उपलब्धता और जोखिम सहनशीलता के अनुसार सही प्रकार की ट्रेडिंग शैली चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे प्रमुख ट्रेडिंग शैलियों का विवरण दिया गया है। शैली। समय सीमा। विशेषता। स्कैल्पिंग, सेकंड से मिनट। बहुत तेज निर्णय, अधिक ट्रेड, छोटा लाभ प्रति ट्रेड। डे ट्रेडिंग, एक ही दिन में, दिन के अंत तक सभी पोजीशन बंद, रात भर का जोखिम नहीं। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिन से हफ्ते, मध्यम अवधि के ट्रेंड पर आधारित, कम समय चाहिए। पोजीशन ट्रेडिंग, हफ्तों से महीनों, बड़े ट्रेंड पकड़ना, मौलिक विश्लेषण का अधिक उपयोग। बाजार की संरचना को समझना। हर बाजार 3 मुख्य अवस्थाओं में रहता है: तेजी, अप ट्रेंड, मंदी, डाउन ट्रेंड और सीमित दायरा, रेंज, साइडवेज। एक कामयाब ट्रेडर पहले यह पहचानता है कि बाजार किस अवस्था में है और फिर उसी के अनुसार अपनी रणनीति चुनता है। ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेड करना, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग अधिक जोखिमपूर्ण होता है और इसके लिए अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। कौन सी शैली आपके लिए सही है? यदि आपके पास पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने का समय नहीं है, तो स्विंग या पोजीशन ट्रेडिंग बेहतर विकल्प हो सकती है। यदि आप तेज निर्णय लेने में सहज हैं और बाजार के खुलने के समय उपलब्ध रह सकते हैं, तो डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग पर विचार किया जा सकता है। शुरुआती दौर में एक ही शैली पर ध्यान केंद्रित करना और उसमें महारत हासिल करना कई शैलियों में हाथ आजमाने से बेहतर रणनीति है। अध्याय 4, तकनीकी विश्लेषण के मूल सिद्धांत। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, मूल्य और वॉल्यूम के ऐतिहासिक आंकड़ों का अध्ययन करके भविष्य की कीमतों की दिशा का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि बाजार का इतिहास खुद को दोहराता है और सारी जानकारी कीमत में पहले से समाहित होती है। कैंडलस्टिक चार्ट और प्राइस एक्शन। कैंडलस्टिक चार्ट किसी निश्चित समय सीमा में खुलने, बंद होने, उच्चतम और न्यूनतम मूल्य को दर्शाता है। डोजी, हैमर, एनगल्फिंग जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बाजार में संभावित बदलाव के संकेत देते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में इन पैटर्न का उपयोग बिना भारी इंडिकेटरों के सीधे कीमत की गति को पढ़कर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। सपोर्ट वह स्तर है जहां कीमत में गिरावट रुकने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वहां खरीदारी का दबाव बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस, इसके विपरीत वह स्तर है जहां बिकवाली का दबाव कीमत को आगे बढ़ने से रोकता है। ट्रेंड लाइन इन स्तरों को जोड़कर बाजार की दिशा और गति को स्पष्ट रूप से दिखाने में मदद करती है। प्रमुख तकनीकी इंडिकेटर। मूविंग एवरेज औसत कीमत के आधार पर ट्रेंड की दिशा दिखाता है। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बाजार के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने का संकेत देता है। मैक्ड, ट्रेंड की गति, मोमेंटम और संभावित बदलाव को मापने में सहायक। वॉल्यूम, किसी मूव की मजबूती और सच्चाई की पुष्टि करने के लिए महत्वपूर्ण। बोलिंगर बैंड्स, कीमत की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी को मापने के लिए उपयोगी। ध्यान रहे कि कोई भी इंडिकेटर 100% सटीक नहीं होता।
इंडिकेटरों का उद्देश्य कीमत की जानकारी को सरल रूप में प्रस्तुत करना है, निर्णय लेने की पूरी जिम्मेदारी से मुक्त करना नहीं। सबसे प्रभावी तरीका 2 या 3 इंडिकेटरों को प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर उपयोग करना है ताकि झूठे संकेतों फॉल्स सिग्नल्स की संभावना कम हो सके। अध्याय 5 मौलिक विश्लेषण की भूमिका। मौलिक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी, अर्थव्यवस्था या मुद्रा के वास्तविक मूल्य का आकलन आर्थिक, वित्तीय और गुणात्मक कारकों के आधार पर करता है। जहां तकनीकी विश्लेषण कब खरीदना या बेचना है यह बताता है, वहीं मौलिक विश्लेषण अक्सर क्या खरीदना या बेचना है यह तय करने में मदद करता है। कंपनी स्तरीय कारक। आय और मुनाफे की वृद्धि कंपनी की वित्तीय सेहत का प्रमुख संकेतक। ऋण इक्विटी अनुपात डेट टू इक्विटी कंपनी पर कर्ज के बोझ को दर्शाता है। प्रबंधन की गुणवत्ता और कॉरपोरेट गवर्नेंस लंबी अवधि की स्थिरता के लिए आवश्यक। उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और बाजार हिस्सेदारी। व्यापक आर्थिक मैक्रो कारक। ब्याज दरों में बदलाव, महंगाई दर, जीडीपी वृद्धि, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और भूराजनीतिक घटनाएं पूरे बाजार की दिशा को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो इससे अक्सर शेयर बाजार में अल्पकालिक दबाव देखा जाता है, जबकि मुद्रा बाजार में उस मुद्रा की मजबूती बढ़ सकती है। समाचार और आर्थिक कैलेंडर पर नियमित नजर रखना ट्रेडर के लिए जरूरी है। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण का संयोजन। सबसे प्रभावी दृष्टिकोण दोनों तरीकों का संतुलित उपयोग है। मौलिक विश्लेषण से दिशा और दीर्घकालिक विश्वास मिलता है, जबकि तकनीकी विश्लेषण से सटीक प्रवेश एंट्री और निकास एग्जिट बिंदु तय करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, एक मजबूत कंपनी के शेयर में मौलिक रूप से विश्वास रखते हुए तकनीकी सपोर्ट स्तर पर खरीदारी करना एक समझदार रणनीति मानी जाती है। अध्याय 6 जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कौशल। यदि ट्रेडिंग की दुनिया में केवल एक ही कौशल सीखना हो तो वह जोखिम प्रबंधन होना चाहिए। सबसे अच्छी रणनीति भी बिना सही जोखिम प्रबंधन के खाते को बर्बाद कर सकती है, जबकि एक औसत रणनीति भी मजबूत जोखिम प्रबंधन के साथ लंबे समय तक टिक सकती है। 1% से 2% नियम। अनुभवी ट्रेडर सामान्यतः किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1% से 2% से अधिक जोखिम नहीं लेते। उदाहरण के लिए, यदि खाते में 1 लाख रुपए हैं, तो एक ट्रेड में अधिकतम जोखिम 1000 से 2000 रुपए के बीच रखा जाता है। इस नियम का पालन करने से लगातार कई नुकसान होने पर भी खाता पूरी तरह समाप्त नहीं होता। स्टॉप लॉस का महत्व। स्टॉप लॉस एक पूर्व निर्धारित मूल्य स्तर है जिस पर पहुंचने के बाद पोजीशन स्वतः बंद हो जाती है, जिससे नुकसान को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। हर ट्रेड में प्रवेश से पहले स्टॉप लॉस तय करना अनिवार्य होना चाहिए और एक बार सेट होने के बाद भावनाओं के आधार पर उसे हटाना या बढ़ाना एक गंभीर गलती मानी जाती है। जोखिम बनाम अनुपात रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जोखिम बनाम अनुपात यह दर्शाता है कि संभावित लाभ की तुलना में कितना जोखिम लिया जा रहा है। सामान्यतः 1:02 या 1:03 का अनुपात अच्छा माना जाता है, अर्थात यदि 1000 रुपए का जोखिम लिया जा रहा है तो संभावित लाभ कम से कम 2000 से 3000 रुपए होना चाहिए। ऐसा अनुपात रखने से भले ही जीतने की दर 50% से कम हो, फिर भी समय के साथ खाता लाभ में रह सकता है। पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग यह तय करती है कि किसी ट्रेड में कितनी मात्रा क्वांटिटी में प्रवेश किया जाए ताकि निर्धारित जोखिम सीमा
से अधिक नुकसान न हो। इसकी गणना खाते की पूंजी, जोखिम प्रतिशत और स्टॉप लॉस की दूरी के आधार पर की जाती है। सही पोजीशन साइजिंग के बिना यहाँ तक कि एक सही दिशा वाला ट्रेड भी अत्यधिक मात्रा के कारण बड़ा नुकसान दे सकता है। पहले पूंजी की सुरक्षा करो, मुनाफा खुद ब खुद पीछे आएगा। अध्याय 7 ट्रेडिंग योजना और रणनीति कैसे बनाएं। एक स्पष्ट और लिखित ट्रेडिंग योजना के बिना ट्रेडिंग करना बिना मानचित्र के यात्रा करने जैसा है। योजना ट्रेडर को भावनात्मक निर्णयों से बचाती है और हर परिस्थिति में एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है। एक मजबूत ट्रेडिंग योजना के घटक: बाजार और साधन का चुनाव, किस बाजार में और किन उपकरणों में ट्रेड करना है। एंट्री के नियम, किन संकेतों या शर्तों के आधार पर ट्रेड में प्रवेश किया जाएगा। एग्जिट के नियम, लाभ बुक करने और स्टॉप लॉस लगाने के स्पष्ट मानदंड। पोजीशन साइज और अधिकतम जोखिम सीमा, प्रति ट्रेड और प्रति दिन। ट्रेडिंग का समय, दिन के किस हिस्से में बाजार पर नजर रखी जाएगी। समीक्षा प्रक्रिया, योजना का प्रदर्शन कब और कैसे जांचा जाएगा। बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग, किसी भी रणनीति को असली पूंजी से ट्रेड करने से पहले ऐतिहासिक आंकड़ों पर परखना, बैक टेस्टिंग, और फिर डेमो खाते में आगे जांचना, फॉरवर्ड टेस्टिंग आवश्यक है। बैक टेस्टिंग से रणनीति की सफलता दर, औसत लाभ हानि और अधिकतम गिरावट, ड्रॉडाउन का अनुमान मिलता है, जिससे ट्रेडर को असली पूंजी लगाने से पहले आत्मविश्वास और स्पष्टता मिलती है। रणनीति में सरलता का महत्व: नए ट्रेडर अक्सर बहुत सारे इंडिकेटरों और जटिल नियमों के साथ रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे भ्रम और निर्णय में देरी होती है। एक सरल, स्पष्ट और बार बार दोहराई जा सकने वाली रणनीति जटिल परंतु अस्पष्ट रणनीति से कहीं अधिक प्रभावी होती है। कम परंतु बेहतर का सिद्धांत यहाँ पूरी तरह लागू होता है। अध्याय 8 ट्रेडिंग जर्नल और प्रदर्शन समीक्षा। ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हर ट्रेड का विवरण, एंट्री, एग्जिट, कारण, परिणाम और भावनात्मक स्थिति दर्ज की जाती है। यह उपकरण ट्रेडर को अपनी गलतियों से सीखने और अपनी ताकत को पहचानने में मदद करता है। जर्नल में क्या दर्ज करें? तारीख, समय, साधन का नाम और ट्रेड की दिशा, खरीद बिक्री। एंट्री और एग्जिट मूल्य, स्टॉप लॉस और टारगेट। ट्रेड लेने का कारण, कौन सी रणनीति या संकेत इस्तेमाल हुआ। परिणाम, लाभ या हानि और जोखिम इनाम अनुपात। ट्रेड के समय की मानसिक स्थिति, शांत, उत्साहित, तनावग्रस्त आदि। ट्रेड से सीखी गई बात, क्या दोहराना है और क्या नहीं। साप्ताहिक और मासिक समीक्षा। केवल जर्नल बनाना पर्याप्त नहीं है, उसकी नियमित समीक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है। साप्ताहिक समीक्षा में ट्रेडर यह देखता है कि कौन सी रणनीतियां बेहतर काम कर रही हैं और कौन सी गलतियां दोहराई जा रही हैं। मासिक समीक्षा में समग्र प्रदर्शन, जीतने की दर, विन रेट, औसत जोखिम इनाम अनुपात और कुल लाभ हानि का विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों से बेहतर निर्णय। समय के साथ जमा हुए आंकड़े ट्रेडर को अपनी रणनीति में सुधार करने की दिशा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि जर्नल से पता चलता है कि दिन के पहले 1 घंटे में लिए गए ट्रेड अधिक नुकसान दे रहे हैं, तो ट्रेडर उस समय सीमा में ट्रेडिंग से बचने का निर्णय ले सकता है। इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण ही एक सामान्य ट्रेडर को कामयाब ट्रेडर में बदलता है। अध्याय 9 सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचें। अधिकांश नए ट्रेडर एक जैसी गलतियां दोहराते हैं। इन सामान्य गलतियों को पहचानना और सक्रिय रूप से उनसे बचना सीखने की प्रक्रिया को काफी तेज कर सकता है। गलती समाधान: बिना योजना ट्रेड लेना।
हर ट्रेड से पहले लिखित योजना और नियम तय करें। स्टॉप लॉस न लगाना। हर एंट्री के साथ स्टॉप लॉस अनिवार्य रूप से सेट करें। ओवर ट्रेडिंग करना। प्रतिदिन ट्रेड की अधिकतम संख्या पहले से तय करें। नुकसान की भरपाई की कोशिश। नुकसान के बाद ब्रेक लें, तुरंत नई ट्रेड न लें। बहुत बड़ी पोजीशन लेना। 1 से 2% जोखिम नियम का सख्ती से पालन करें। केवल सलाह पर निर्भर रहना। अपना विश्लेषण करें, स्वतंत्र निर्णय लेना सीखें। ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा। कुछ लगातार जीत के बाद ट्रेडर में अत्यधिक आत्मविश्वास आ सकता है, जिससे वह जोखिम प्रबंधन के नियमों को नजरअंदाज करने लगता है। यह हॉट हैंड की भावना अक्सर सबसे बड़े नुकसान से पहले आती है। हर जीत के बाद भी अनुशासन और नियमों का पालन बनाए रखना जरूरी है। बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखने की कोशिश। एक साथ कई रणनीतियां, इंडिकेटर और टाइम फ्रेम सीखने की कोशिश करने से भ्रम बढ़ता है। एक समय में एक ही रणनीति पर गहराई से ध्यान देना और उसमें निपुणता हासिल करना सतही ज्ञान के साथ कई तरीके आजमाने से बेहतर परिणाम देता है। अध्याय 10 अनुशासन, धैर्य और निरंतरता। अनुशासन का अर्थ है अपनी बनाई हुई योजना का पालन करना, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। धैर्य का अर्थ है सही अवसर की प्रतीक्षा करना और जल्दबाजी में निर्णय न लेना। निरंतरता का अर्थ है एक ही प्रक्रिया को बार बार बिना थके लागू करते रहना, चाहे परिणाम अल्पकालिक रूप से अनुकूल हो या न हो। प्रक्रिया पर ध्यान, परिणाम पर नहीं। कामयाब ट्रेडर किसी एक ट्रेड के परिणाम पर अपनी आत्म-मूल्यांकन आधारित नहीं करते। वे जानते हैं कि एक अच्छी प्रक्रिया से कभी कभी नुकसान हो सकता है और एक खराब प्रक्रिया से कभी कभी संयोगवश लाभ हो सकता है। लंबी अवधि में सफलता प्रक्रिया की गुणवत्ता और उसकी निरंतरता से निर्धारित होती है, न कि किसी एक ट्रेड के परिणाम से। अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्यों को उपलब्धियों से जोड़ता है। अध्याय 11 पूंजी प्रबंधन और दीर्घकालिक सोच। पूंजी प्रबंधन केवल जोखिम सीमित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी तय करता है कि लाभ का पुनर्निवेश कैसे किया जाए और खाते को धीरे धीरे कैसे बढ़ाया जाए। मुनाफे का एक हिस्सा नियमित रूप से निकालकर सुरक्षित रखें, सब कुछ दोबारा जोखिम में न डालें। खाता बढ़ने पर भी जोखिम प्रतिशत 1 से 2% को स्थिर रखें, मात्रा को अनुपातिक रूप से ही बढ़ाएं। आपातकालीन फंड और ट्रेडिंग पूंजी को हमेशा अलग रखें। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझें, छोटी स्थिर वृद्धि लंबी अवधि में बड़ा परिणाम देती है। अध्याय 12 कामयाब ट्रेडर की आदतें संक्षेप। इस मार्गदर्शिका में बताई गई सभी अवधारणाओं का सार यह है कि कामयाब ट्रेडिंग किसी एक जादुई रणनीति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि निरंतर सीखने, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन के संयोजन पर आधारित होती है। नीचे कामयाब ट्रेडरों की प्रमुख आदतों की सूची दी गई है। क्षेत्र कामयाब ट्रेडर की आदत। मानसिकता भावनाओं पर नियंत्रण, हार जीत को समान रूप से स्वीकारना। योजना हर ट्रेड से पहले स्पष्ट लिखित नियमों का पालन। जोखिम प्रबंधन प्रति ट्रेड 1 से 2% जोखिम, हर बार स्टॉप लॉस अनिवार्य। शिक्षा बाजार स्वयं की गलतियों और नए विचारों से निरंतर सीखना। रिकॉर्ड रखना हर ट्रेड को जर्नल में दर्ज करना और नियमित समीक्षा। धैर्य सही अवसर की प्रतीक्षा, जल्दबाजी में ट्रेड न लेना। स्वास्थ्य पर्याप्त नींद, संतुलित जीवन शैली और मानसिक स्पष्टता। अंतिम विचार कामयाब ट्रेडर बनना एक मार्ग है, मंजिल नहीं। बाजार लगातार बदलता रहता है और इसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए
निरंतर अनुकूलन और सीखने की इच्छा आवश्यक है। जो ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, जोखिम को सम्मान देते हैं और प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं, वही समय के साथ बाजार में स्थायी रूप से टिके रहते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। याद रखें, बाजार हर दिन खुला रहेगा, परंतु आपकी पूंजी एक बार समाप्त होने पर दोबारा अवसर नहीं देगी। अनुशासन, धैर्य और निरंतर सीखना ही कामयाब ट्रेडर की सच्ची पहचान है।